हो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो सेकेंड टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे होंगे, एक एक दिन दो दो दिन में हो जाएंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम कॉपी में लिख लो। इसमें ना जो कॉपी का नोट बनेगा, जो कॉपी में हम लिखाएंगे एग्जाम में, उसको रिवीजन करके जाइएगा, वो बेटर होगा। बुक वाला चीज को गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, लेकिन मेरे बुक में जितना चीज लिखा हुआ है ना, उतना ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। बिकॉज वो सब क्या ना 20-20 मार्क्स 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोगों का क्या ना 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो पढ़ लेना एक बार, आइडिया लगेगा। अदरवाइज ना जो कॉपी में हम लिखाएंगे उसको बेस बना करके इस चैप्टर में एग्जाम में जाइएगा। ठीक है। ओके, चैप्टर का नाम लिख लिए। क्या नाम है चैप्टर का? केन्स बोलते हैं क्या आप लोग? केन्सियन या केनेजियन? ओके। जॉन मेनार्ड केन्स बोलते हैं कि नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन जो आज जिस शेप में आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या कंजम्पशन है, क्या गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, क्या पब्लिक का कंजम्पशन है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है, क्या नेट एक्सपोर्ट है, देख रहे हो ना ये चीज? ये सब कुछ इस बंदे ने डेवलप किया। माने जो बेसिक आइडिया वाज डेवलप्ड बाय दिस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स। 1936 में इसने एक बुक लिखी, एंड आई वुड लाइक कि आप उस बुक का नाम लिखें, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। लिखो पैरा 1 करके। आज जो भी आप नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन चैप्टर पढ़ के गए ना आप लोग, नेशनल इनकम का, वो सब इन्हीं का डेवलप किया हुआ है। ओके, लिखो जॉन JOHN मेनार्ड MAYNARD केन्स। ये पूरा नाम था इनका। वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। who wrote, WROTE, who wrote बुक का नाम था जनरल, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना,
जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये नाम था। हु रोट, क्या लिखा? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब? 1936। कितना पुराना बुक आप अंदाजा लगाइए। और आज सारा नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन उसी से होता है। इन द ईयर 1936। ठीक है, मास्टरपीस बोला जाता है। मास्टरपीस होता ना, कोई कोई चीज एकदम, जैसे मुगले आजम मूवी एक तो मास्टरपीस बन गया, तो उस तरह से कोई कोई चीज बन जाता है ना, उस तरह से ये बुक एक मास्टरपीस बन गया। ओके, सो उन्होंने जो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड किया ना, दैट वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इनिशियली इट वाज determination of income on a in a 2-sector model, in a 2-sector model। इकोनॉमिक्स का क्लास आइए। इन अ 2-sector मॉडल। फिर उन्होंने एक और बनाया इन 3-sector मॉडल, और फिर एक बनाया इन 4-sector मॉडल। 4-sector मॉडल आज के दिन यूज होता है। मतलब आपने जितने भी सम्स बनाए ना पहला चैप्टर में, वो 4-sector मॉडल का था। 4-sector मॉडल का मतलब हो गया कि उसमें हाउस होल्ड आ गए, जिसको प्राइवेट कंजम्पशन आप बोलते थे, याद है? प्राइवेट कंजम्पशन, यस और नो? उसमें गवर्नमेंट भी आ गया, और उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया। हाउस होल्ड जब आया तो हाउस होल्ड कंज्यूमर हो गया, और फर्म्स उसको प्रोड्यूस करने वाले हो गए। तो फर्म्स को अपन बोलते थे ना कि फर्म्स प्रोड्यूस दी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर गिवन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो? तो 2-sector मॉडल में देयर वर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। आई मीन ही अज्यूम्ड दैट इसमें 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। क्या बोला? हाउस होल्ड्स एंड फर्म। सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड ओन करता है, और फर्म्स उनके गुड्स एंड सर्विसेज को, माने उनके सर्विसेज को, रादर उनके प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज करता है और उनको पेमेंट करता है। और जो गुड्स बनाता है ना, फर्म जो गुड्स बनाता है, व्हाट फर्म इज डूइंग? फर्म इज टेकिंग दी सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर्स। मतलब सारे तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो सब कुछ ओन करते हैं हाउस होल्ड। ओके, उनको फर्म बोरो करता है और उनको पेमेंट करता है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 2-sector मॉडल को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 3-4 में तो 1-2 दिन लगेगा पहुंचने में। अब जो भी फर्म उन लोगों को पेमेंट करता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो लोग उसी को कंज्यूम कर लेता है। पैसा जो मिलता है कंज्यूम कर लेता है। तो कंज्यूम करता है तो वो पैसा जो कंजम्पशन का वो लोग पेमेंट करता है, किसको पेमेंट करता है? फर्म्स को पेमेंट करता है। तो बोलते हाँ, वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, याद है अपन डिस्कस किए थे, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन लर्न व्हाट इज 2-sector मॉडल ऑफ केन्स थियरी। पहले लेकिन आप ऐसे लिखो कॉपी में, पैरा 1 लिख रहे हो ना, उसमें खाली नाम लिखा गया बुक का और इकोनॉमिस्ट का नाम लिखा गया, उसी में लिखो दिस Keynes theory of income determination
is presented in three models. ए में लिखो टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन दो सेक्टर हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। आप ये भी बोल सकते हो हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंटिटीज। ओके, डैश करके लिख लो हाउस होल्ड एंड फर्म्स। थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आया, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो कंज्यूम करता है ना, आपने देखा होगा वो चैप्टर में, और गवर्नमेंट टैक्सेस भी इंपोज करता है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में इकोनॉमी क्लोज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुला हुआ नहीं है, पर पब्लिक है, पब्लिक जो हाउस होल्ड जिसको कहते हो, फर्म्स हैं और सरकार भी है, बट द कंट्री इज क्लोज्ड। फोर सेक्टर इकोनॉमी या फोर सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इंक्लूड किया, जिसको फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। ओके, बट अभी आप 3 और 4 के बारे में मत सोचिएगा, नेक्स्ट वीक तक पहुंच पाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल सम्स आते हैं, जैसे वो इनकम डिटर्मिनेशन वो पहला वाला में नहीं था, वो प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर और इनकम, नहीं कितना सारा मेथड से सम बनाए थे, इसमें और ज्यादा सम आते हैं, एंड दे आर मोर इंटरेस्टिंग सम्स देन द अर्लियर वन। ठीक है, थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन 3 सेक्टर हैं बताइए? हाउस होल्ड है, फर्म्स हैं और गवर्नमेंट है। ग्रीन टी, फोर सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया और फॉरेन सेक्टर भी आ गया। ठीक है, सो डोंट थिंक अबाउट दीज टू सेक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले इसको समझेंगे। ओके, मैक्सिमम सम इसी से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन टू सेक्टर मॉडल से आता है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट हम लोगों का लर्निंग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये दोनों को भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते। बुक में पॉइंट नंबर 2 लिखो। लिखिए सर्कुलर फ्लो in a two sector model. थ्योरी क्वेश्चन 2 से लेकर के 4-5 मार्क्स कितने का भी आ सकता है, आप एवरेज 3 मार्क्स का सोच करके समझ चलिएगा। ठीक है, 2 सेक्टर में कौन कौन है? एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म है। हाउस होल्ड के पास मान के चलिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज मान लीजिए प्रोड्यूस करता है। ओके, तो फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड लोगों का यूज, जो अभी बोल रहे थे, हाउस होल्ड लोगों का यूज करता है, तो उसके लिए उनको पेमेंट करेगा। क्लियर? तो अभी
पेमेंट हाउस होल्ड लोगों को हो गया, पर हाउस होल्ड जितने भी हैं वो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? उनको वही गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना पड़ेगा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दी फर्म्स। तो पैसे का सर्कुलर फ्लो दिखाई दे रहा है, पैसा फर्म से उसके पास गया। मान लो तुम लोग सब हाउस होल्ड हो, मैं फर्म हूं, या हम लोग जैसे कुछ लोग फर्म्स हैं, तो तुम लोगों के पास से सर्विसेज, तुम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, मेरे पास आया, मैंने सामान प्रोड्यूस किया, लेकिन सामान प्रोड्यूस करने में मुझे तुम्हारा हेल्प लगा, उसके लिए मैंने तुमको पेमेंट किया, फिर तुम मुझे से वो सामान परचेज किए, पैसा तेरे पास गया, सॉरी पैसा मेरे पास आया, फिर मैंने तुमसे सर्विसेज लिया। यू गॉट द पॉइंट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डायग्राम मैंने बनाया, कॉपी में आप डायग्राम मत बनाइएगा, पहले बुक में लिखो, कॉपी में लिखो, रेफर द डायग्राम, given in page number 19. ओके, नोट्स मेरा थोड़ी देर के बाद आएगा जो आप एग्जाम में लिखोगे, डायग्राम आप थोड़ी देर तक बोर्ड में और अपने बुक में देखो। यहां पे ऐसे करके एक बॉक्स बना दो, ओके, रेडी? ये अज्यूम करो, केन्स ने ये अजम्पशन लिया कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड, ये लिखाएंगे हम, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय हाउस होल्ड। क्लियर? तो ये सारे फैक्टर इनपुट किसको देंगे? फर्म्स को, ठीक है? और फर्म्स उसके अगेंस्ट में इन लोगों को पेमेंट करेगा। ये देखिए उसका पेमेंट, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड अदर टाइप्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। गॉट इट? फर्म ने फैक्टर इनपुट को यूज करके क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। उस गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म किसको बेचेगा? हाउस होल्ड लोगों को। हाउस होल्ड लोग फर्म को उसके अगेंस्ट में जब वो बेचेगा गुड्स एंड सर्विसेज तो पेमेंट करेंगे। तो हाउस होल्ड लोगों ने पेमेंट, देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो हाउस होल्ड मेड या इनकर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द पेमेंट गॉन टू द फर्म्स। तो यहां से पैसा फर्म्स के पास आया, फर्म्स के पास से पैसा हाउस होल्ड लोगों के पास गया, पैसा फर्म के पास, हाउस होल्ड लोगों के पास, फर्म के पास, हाउस होल्ड लोगों के पास। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप सबको एक साथ देखेंगे, ये पूरे इंडिया में बहुत सारे फर्म्स हैं और बहुत सारे हाउस होल्ड हैं, इवन जो फर्म के ओनर लोग हैं वो भी तो कंज्यूम करेंगे रे बाबा। सो ऐसा मत समझना कि फर्म में जो लोग हैं वो हाउस होल्ड नहीं हैं, और हाउस होल्ड लोगों का भी बहुत सारा फर्म होगा। सो द बेसिक आइडिया इज मनी कीप्स ऑन मूविंग। आप ऐसे समझिए ना, आप मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं। यू गॉट द पॉइंट? तो पैसों का तो फ्लो चल रहा है ना। सो इस बेस पे बाद में इसने, जिसको बोलते हैं ना कि नेशनल इनकम डिटरमाइन करने का फंडा डेवलप किया, जो हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ओके, चलो कॉपी में लिखो। हाँ बोल। हाँ, वो तो अरे भाई वो तो प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेगा। यहां पे आप इसको ऐसे मत समझिए कि एग्जैक्ट अमाउंट जो है वही सामने सामने चला जा रहा है। ऑब्वियसली सेविंग भी होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी होगा, दोस थिंग्स विल कम। आप अभी अमाउंट को इक्वल करने की कोशिश मत करो, आप खाली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने की कोशिश करो, बाकी ये सब कुछ बताएगा धीरे धीरे करके। लिखो। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पहले अकाउंटेंट हैं, नहीं समझे? लिखिए।
अगर एग्जाम में इसका थ्योरी लिखने आया तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स लिखा रहा हूं, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे, आपका अपना मार्क्स आ जाएगा। लिखो ए, 2 का ए, देर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स करना, बी हाउस होल्ड्स ओन, OWN, all the factors of production and they sell their factor services to earn। ये वाला वर्ड पिछला चैप्टर में बहुत यूज हुआ, बताओ टू अर्न व्हाट? फैक्टर इनकम। वो आप लोग क्या, एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, याद है वो मिक्स्ड इनकम, लिखो फुल स्टॉप कर दो, अर्न फैक्टर इनकम। सी households spend all their factor incomes to consume all the final goods and services produced by the firm। ठीक है। डी, देयर इज नो गवर्नमेंट hence there are no taxes तो धीरे धीरे आएगा गवर्नमेंट पिक्चर में, इसको पढ़ोगे ये अल्फाबेट है समझ लो, फिर लिटरेचर आएगा, फिर शेक्सपियर आएगा। आप यू गेटिंग द पॉइंट? जो जो आपके मन में अभी से क्वेश्चन उठेगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर चौथा, पांचवा, छठा क्लास में आएगा, आप ये मान के चलिए। यू गॉट इट? चलो बताओ क्या लिखा? नो टैक्सेस, हेंस y इज इक्वल टू YD। YD बताइए, Y क्या और YD क्या? पिछला चैप्टर में यूज हुआ है, आप बताएंगे। Y इज इक्वल टू इनकम, वही नेशनल इनकम बोल दो, एंड YD इज डिस्पोजेबल इनकम। जब टैक्सेस आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे YD इज इक्वल टू Y माइनस टैक्सेस। याद है ये सब किया हुआ हम लोगों का, ये सब यहीं से ही डिराइव हुआ है। नंबर कितना लिखा? डी। हेंस देयर इज a circular flow of income
flowing from firms to households to firms dash 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 dash. अब अगर 130 करोड़ लोग हैं किसी देश में, तो 130 करोड़ लोगों के बीच में वो फ्लो चल रहा है, 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 चल रहा है. आप बताइए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप किसी को कुछ सर्विस बेच रहे हो, कोई किसी को, आप समझ रहे हो, आप मेरे यहाँ पे आकर के पढ़ रहे हो, हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, हम किसी और से सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये चल रहा है ना सतत, जिसको सतत एक हिंदी में कंटिन्यूअसली, फॉरएवर, बचपन से चल रहा है. यस और नो? ये जब बढ़े, जीडीपी ग्रोथ उसी को बोलते हैं. ये जो एक लेवल पे है, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैटिक है, हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम. ये जब बढ़ता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होना इज इंपॉर्टेंट, वो कंट्री का ग्रोथ को सिंबलाइज करता है. बाद में आप उस ज्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कीजिए, अपना इनकम और बढ़ाइए. यस और नो? तो वो सब स्टोरी धीरे धीरे करके आएगा. ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर एक्सप्लेन करने आया, आप इतना एक्सप्लेन कर दीजिएगा और एक छोटा सा डायग्राम ये वाला बना दीजिएगा, आपका मार्क्स आपको मिल जाएगा. ओके, अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर 3. इक्विलिब्रियम. देखिए, इक्विलिब्रियम इज नॉर्मली अंडरस्टूड as a position of rest. Full stop. In this chapter, the equilibrium will occur when the amount of output demanded by all the agents in an economy is exactly equal to, आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आएगा, हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, आप आगे का सेंटेंस बताइए तो हमको अच्छा लगेगा. ये लगेगा कि हाँ, आप कभी 11th 12th बीकॉम वगैरह में कभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है. बुक मत देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है. इज इक्वल टू, गुड, इज इक्वल टू द अमाउंट्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. गुड, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये ना पूरा कॉपी से ही आप एग्जाम में प्रिपेयर करके जाओगे. ओके, इस चैप्टर में बहुत सारा चीज हमको कट करना पड़ेगा जो बुक में लिखा हुआ है. ये बहुत वास्ट है, उसमें थोड़ा कम करके आप जा सकते हो, क्योंकि पूरा ग्राफ का बड़ा बड़ा सम 16-16 मार्क्स का तो आएगा नहीं. ठीक है, अब फिर भी हम लोग ना ग्राफ का डिस्कशन करेंगे इस तरह से जैसे अभी किए थे ना, ये डायग्राम का डिस्कशन. वी विल डू दैट ना. क्या लिखा बोलो? और एक तो सेंटेंस लिखो, तो इसका भी लास्ट वाला वर्ड तुम लोग बोलना. Therefore, production plans of
डैश, ये तुमको बताना है, एंड कंजम्पशन प्लान ऑफ डैश शुड मैच। इक्विलिब्रियम में दोनों मैच करेगा, और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पे ही 10s and 20s ऑफ सम्स है, एग्जाम में हर टर्म में आता है। बोलिए, प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ फर्म्स एंड कंजम्पशन प्लान्स ऑफ हाउस होल्ड्स डैश एट डैश, गुड, डैश एट डैश। अरे बोलिए, आप लोग कर लेंगे, बुद्धि तो है ही, बच्चा लोग थोड़ी है। शुड मैच एट इक्विलिब्रियम। सोचिए, जब दोनों मैच नहीं करता है तभी वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है। अगर डिमांड ज्यादा हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का और प्रोडक्शन कम रहता है तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ करके जो जीडीपी बढ़ता है, आप जानते हो वो रियल मैथ मेरे को पुराना चैप्टर के साथ ना कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं वो रियल जीडीपी नहीं है, वो नॉमिनल जीडीपी है। तो उस दैट टेंड्स टू करेक्ट, उसको करेक्ट होना पड़ेगा। तो फिर तुरंत प्रोड्यूसर लोग क्या करेगा, प्रोड्यूसर्स दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मोर। क्लियर है? और उसके कारण फिर चीजों के जो डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, इधर सप्लाई आ जाएगा ना। सो अल्टीमेट लड़ाई इज द लड़ाई बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। और उस थ्योरी में जहां पे जितना इनकम लेवल पे, आप बड़ा वर्ड सुन लीजिए अभी ये आएगा, जिस इनकम लेवल पे, जिस नेशनल इनकम लेवल पे सारे हाउस होल्ड लोगों का एग्रीगेट डिमांड और सारे फॉर्म्स का एग्रीगेट सप्लाई मैच करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या दैट इज इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। उसी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। मतलब बेसिक आउटलाइन वर्ड जो है ना वो इस टॉपिक का, चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का यही है। लिखो, hence we can say that at नीचे 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 say that, अच्छा ठीक है, say that at equilibrium आप फुल फॉर्म में लिखोगे, बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। A is aggregate, total. Aggregate supply is equal to aggregate demand. Ready? पैराग्राफ नंबर 3 comes to an end here. ठीक है? सो आने वाले टाइम पे हम लोग आज की क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करना सीखेंगे बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। एट इक्विलिब्रियम इनकम या एट द नेशनल इनकम विच इज एट इक्विलिब्रियम, द एग्रीगेट सप्लाई, बोलिए, हैज टू बी इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? ये वाला बात हम समझा पाए 3 नंबर पैरा में। तो आने वाले टाइम पे कैसे सम्स बनेंगे आप धीरे धीरे करके देखोगे। लेकिन अब इनका डाइसेक्शन होगा, मतलब अगर उसमें बायोलॉजी वर्ड में बोले तो चीरफाड़ होगा। अब इनको हम लोग एक एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग अलग करेंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, कॉपी में लिखो, एग्रीगेट सप्लाई, पैराग्राफ नंबर 4।
डिफाइन करिए एग्रीगेट सप्लाई को, बिकॉज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. लिखो एग्रीगेट सप्लाई इज दी टोटल सप्लाई ऑफ बोलिए goods and services produced by firms मानते हो इस बात को? These goods and services are हर तरह का गुड्स एंड सर्विसेज, हर तरह का, आप खाली स्टॉक नहीं, जो भी कुछ घर बार ऑफिस सब कुछ इसके अंदर आता, आपको मालूम है. चावल प्रोडक्शन से लेकर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब चीज जीडीपी में आता, अपना बात हो चुका है. क्या लिखा बोलो? आर आइदर कंज्यूम्ड और saved, SAVED, are either consumed or saved, full stop. However, we have to believe that even if the disposal income is 0, even if the disposal income is 0, we have to consume. आपके पास इनकम नहीं है फिर भी आप कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, हमको बताइए. थ्रू बोरोइंग, उसको केन्स ने बोला डिस सेविंग. सेविंग का उल्टा डिस. हम लोग क्योंकि कॉमर्स के ग्रेजुएट लोग, कॉमर्स पढ़ने वाले लोग, तो हम लोग बोरोइंग को ज्यादा अच्छा से समझेंगे, बट डिस सेविंग भी वर्ड समझ में आ रहा है. लिखो क्या लिखा बोलो? We have to consume something through borrowing, which is termed as, ये स्पेलिंग है देखो बेटा, डिस सेविंग. फुल स्टॉप कर दो. लेट अस सी ए टेबल गिवन इन पेज 22. ये चलेगा ना इस तरह से लिखाना बेटा? आपको रेफर करने के लिए चलेगा ना? हाँ. इन पेज 22 एंड लर्न हाउ टू ड्रॉ the 45-degree line. थोड़ा सा इसे यूज करेंगे क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन वर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में आता है, तो हमको ये सब टर्म यूज करना पड़ेगा. आइए पेज 22 में जाइए. एक टेबल देखिए. डोंट सी द ग्राफ नाउ, see the table first. अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम 0 है एंड से यू सब क्रोर्स में मान लीजिए, एंड से इसको अल्टीमेटली ग्राफ में डालना है. ओके और उस ग्राफ को थोड़ा सा, भले ठीक एग्जाम में पूरा ग्राफ नहीं आएगा, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, तब जाकर के ना आप मेरा बाकी बात सब पकड़ पाओगे.
जिस पे क्वेश्चंस आता उसको पकड़ने के लिए भी रटाने से तो नहीं चलेगा ना। आपको याद है ना हम लोग किस तरह से पढ़े वो पहला वाला चैप्टर, तो उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा बेटा। मेहनत थोड़ा लगेगा, टाइम भी थोड़ा लगेगा, बट यू विल बी वेरी गुड एट द एंड। ओके, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। सी दैट पर्टिकुलर पूरा टेबल, हाँ, जीरो इनकम है एंड से यू आर कंज्यूमिंग 20 करोड़ रुपया, द इंटायर कंट्री इस, ये कंट्री का मान लो डिस्पोजेबल इनकम है। Say they are spending 20 crore ruपया, they are consuming 20 crore रुपया. How much is their saving? Minus 20. Through borrowing they are consuming. Yes or no? अगर उनका disposable income 60 है and say they are consuming 70, the saving is minus 10. If it is 120, say they are consuming 120, saving is 0. थोड़ी देर के बाद कंजम्पशन फंक्शन का डिस्कशन होगा, सेविंग फंक्शन का डिस्कशन होगा, थोड़ा सा साइंस टाइप का डिस्कशन होगा। ओके, से द कंजम्पशन इज, से द डिस्पोजेबल इनकम इज 120, कंजम्पशन इज 120, सेविंग इज 0. इफ इट इज 180, से द कंजम्पशन इज 170, सेविंग इज 10. इफ इट इज 240, कंजम्पशन इज 220, सेविंग इज 20. क्या आप ये मानोगे, हेलो एवरीबॉडी, क्या आप ये मानोगे कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम? कंजम्पशन इज ए फंक्शन, फंक्शन वर्ड समझते हो, माने कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, हायर द इनकम हायर विल यू कंज्यूम। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, 1997, 98, 99, 2000, 2001, इस समय मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को फॉरेन जाना घूमने के लिए, मेरे को गाड़ी ओन करना है, मेरे को नहीं समझ में आता था। मेट्रो में ही आना जाना सब कुछ चलता था। 2004, 5, 6 इनकम बढ़ने लगा डिस्प्रपोर्शनेटली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ने लगा होगा, गाड़ी भी उसी पीरियड में खरीदे, फॉरेन ट्रैवल पहली बार उसी पीरियड में किए, तब से आज तक चल रहा है कार्यक्रम। मतलब क्या आप मानते हो इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है? एंड अगेन, क्या आप ये भी मानोगे इनकम बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ता है? तो क्या हम मान सकते हैं कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम? कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। आउट ऑफ योर इनकम वट एवर यू कंज्यूम, बाकी जो बच गया यू सेव। बाबू प्लीज थोड़ा सा तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। सो कैन आई राइट एन इक्वेशन y is equal to c plus s? Can I write an equation y is equal to c plus s? ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, दोबारा ये बात नहीं होगा। क्लियर? इतना बात करना है ना बेटा, अनएंडिंग है। मेरे को तो टेंशन ये हो गया कि एक शॉर्टकट तरीका पढ़ाने का, मुझे लगता है वो जस्टिफाइबल नहीं, माने वो जस्टिस नहीं है बच्चों के साथ। पूरा समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। लिखो, from this table we can conclude that y is equal to c plus s। इसको बॉक्स में बंद कर दो। ओके, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको बुक में रखना है, बुक वाला ही डायग्राम देखना है, या एक पर्टिकुलर ये वाला डायग्राम खाली ड्रॉ करो तो कर सकते हो। यहां पे इनकम है, वही टेबल देखना है बेटा, वही वाला टेबल, टेबल देखना है, डायग्राम बाद में देखिएगा। जस्ट सी द टेबल, यहां पे इनकम है और यहां पे डिमांड है, या एक्सपेंडिचर बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए। हाँ, यहां पे एक्सपेंडिचर है। अगर जीरो इनकम है, जीरो इनकम, तो C प्लस S भी तो जीरो है ना। टेबल को देखो,
प्लीज उसको मत देखो, क्या बोलते हैं, डायग्राम को मत देखो, डायग्राम मैं और तुम बना रहे हैं यहां पे, तुम मेरे साथ बनाओ। ये 45 डिग्री लाइन जब तक नहीं पकड़ में आएगा ना, आगे का पढ़ाई बेकार, क्योंकि इसी के अंदर बाकी सारे लाइनें घुसेंगी इसके अंदर, तब आपको नेशनल इनकम डिटरमाइन करने का ताकत मिलेगा। ओके, नाउ टेल मी, इफ इनकम इज 0, C प्लस S कितना है? 0 है। इफ इनकम इज 60, ये रहा 60, C प्लस S देखिए वहां पे, C प्लस S 60 है, ये रहा देखिए 60, ये रहा यहां पे। वो क्या करते थे ना, वो प्लॉटिंग ना, क्या बोलते थे अपन, प्लॉटिंग, हाँ। इफ इनकम इज 120, C प्लस S इज 120, if income is 180, C plus S is 180, if income is 240, C plus S is 240। क्या आपको नहीं लगता ये पूरा एकदम एग्जैक्टली 45 डिग्री लाइन बनेगा? इधर और उधर दोनों तरफ एकदम अगर इक्वल होता है तो ये पूरा लाइन एकदम बीच में चीर के जाता है, वो एकदम इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप हमको बताइए। इसको 45 डिग्री लाइन बोलते हैं। मैं चाहूंगा एक बार इसको खाली कॉपी में बना लो। 45 डिग्री लाइन तेरा वर्ड लिखा हुआ है तेरे बुक में, उसको अंडरलाइन कर दो, बॉक्स में डाल दो। नहीं, तेरे कॉपी में 45 डिग्री लाइन, बुक में तो 500 बार लिखा हुआ है। ये बच्चों यहां पे 45 डिग्री, डन। यहां पे देखो, इस जगह पे कॉपी किया ना आप लोग, यहां पे y इज इक्वल टू C प्लस S। बस ये चीज अगर आप समझ गए तो बाकी सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे। डन। चलो कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 5। रेडी? पॉइंट नंबर 5 लिखो, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आप अभी डिस्कस हुआ, आपका कंजम्पशन क्या चीज पे डिपेंड करता है? आपके इनकम पे। तो अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड करता है ना, कोई चीज किसी पे डिपेंड करता है, तो जो चीज डिपेंड करता है उसको बोला जाता है वो चीज इज ए फंक्शन ऑफ दूसरा वाला चीज। ओके, लिखो, we had learnt already that consumption is a function of income. Consumption is a function of income. So ऐसे लिखते हो कि FY डायरेक्ट लिख दो तो बिना ब्रैकेट के देते हो ना, ऐसे लिखो C इजी। ये सब कब कब किए हो आप लोग? 11th 12th में। ओके ओके, मैथमेटिक्स में भी था, फंक्शंस बोल के एक चैप्टर होता था। हाँ, रिलेशन फंक्शन नाम था क्या? ओके, हम लोग के खाली फंक्शन बोल के पढ़ाया जाता था। सो इसको अग्री करते हैं हम लोग। नीचे लिखो, क्या लगता है रे,
सोच सोच के बोलना है, जब तुम बोल पाओगे तो तुम समझ पाओगे। और बोलना है क्योंकि तुम इतना साल से जी रहे हो, 21 साल 20 साल तुम्हारी जिंदगी हो गई है, तुम घर में देख रहे हो क्या हो रहा है, सब जगह पे जानते हो क्या हो रहा है, आप उसके बेस पे बोलिएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स फॉल्स तो नहीं हो सकता है, और इकोनॉमिक्स हम ही लोगों का तो स्टडी है, ये तो मानते ही हो। सो टेल मी, जब इनकम बढ़ता है आदमी का कंजम्पशन बढ़ता है, क्या ऐसा होता है जितना इनकम बढ़ता है आदमी उतना ही कंजम्पशन बढ़ा लेता है? तो थोड़ा डेसिमल में कंजम्पशन बढ़ाता है ना। डेसिमल मतलब 1 को अगर मैं टोटल बोलता हूं, 1 को अगर हम टोटल बोलेंगे तो मान लो मेरा इनकम बढ़ा से लास्ट ईयर ना बेटा, ये आपको बोलना है और जो सोचते हो वही बोलना है। से लास्ट ईयर ना मेरा इनकम 2 करोड़ था एंड आई स्पेंड से 1.2 करोड़। 2 करोड़ था और 1.2 करोड़ मैंने स्पेंड किया। अगला साल मेरा इनकम 3 करोड़ हुआ, तो क्या मैं 2.2 करोड़ स्पेंड कर दूंगा? 1.2 से थोड़ा ज्यादा, 1.2 से थोड़ा ज्यादा। तो वो जो गैप होता है ना, मतलब वो जो थोड़ा ज्यादा, मान लो 2 मेरा जब इनकम था 2, मेरा कंजम्पशन था 1.2, 3 जब मेरा इनकम था मेरा कंजम्पशन था 1.9। वो मत बोलो सेविंग बढ़ रहा है, बाद में बात करेंगे, पहले इस पे फोकस करो। हाँ, एक्सपेंडिचर स्लोली बढ़ रहा है, इनकम जिस प्रपोर्शन में बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन में एक्सपेंडिचर कभी नहीं बढ़ता है, बिकॉज वी हैव ए टेंडेंसी टू सेव। एंड नॉट ओनली वी इंडियंस हैव लार्जर टेंडेंसी टू सेव। अमेरिकन सेव थोड़ा लेसर टेंडेंसी टू सेव, पर सब दुनिया में सेविंग का एक कॉन्सेप्ट तो है ना, तभी तो आप C++ बोल रहे हो ना पढ़ाई को। नाउ टेल मी, ये जो आप देख रहे हो ये यहां पे 1 है, तो ये यहां पे 0.7 है। यू गॉट द पॉइंट? मतलब अगर हमारा इनकम 1 बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन उसका 0.7 या 70% बढ़ता है। इंक्रीज इन इनकम का ओनली 70% इज माई इंक्रीज इन कंजम्पशन। बोल सकते हैं ये वाला बात? तो वो जो 70/100 है ना, विच इज कॉल्ड 0.7, उसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला जाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर 1 rupee 1 unit increase in income, for 1 unit increase in income, your increase in expenditure, consumption, your increase in consumption is called MPC। मेरी कॉलेज का भी नाम था, हम लोग के कॉलेज का नाम था महाराजा पूर्णचंद्र कॉलेज, तो MPC कॉलेज। सो इट्स कॉल्ड MPC, फुल फॉर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर किसी को 11th 12th में ग्राफ याद हो, इसी को स्लोप बोला जाता था, SLOPE। Y इज इक्वल टू, कैसे लिखते थे आप लोग? नहीं, फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का mx प्लस सी बोलते थे कि a प्लस बी एक्स? mx प्लस सी, थैंक यू। इंटरसेप्ट बोलते थे c को, m को स्लोप बोलते थे, अगर याद हो तो। याद है ये चीज? हाँ, तो थोड़ा सा, क्योंकि लाइनें ड्रॉ होंगी, ग्राफ बनेंगे, और अगर डीप में जाके पढ़ना है, अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना तो बोल देना, हम बहुत खुश होंगे, पर वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। समझ लो बात को? तो अगर थोड़ा अंदर जाकर के पढ़ना है तो इसी चीज को स्लोप बोलते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा ना, तो दैट 0.7 इज द स्लोप। ओके, लिखो C इज ए फंक्शन ऑफ y, लिख दिए। ठीक उसके नीचे पैरा में लिखो इवन व्हेन इनकम इज 0, even when income is 0, we consume something.
we call it autonomous consumption. ये शॉर्ट नोट आया हुआ है 2 मार्क्स का. We call it autonomous consumption. MUS या MOUS? We call it autonomous consumption. Full stop. Further, full stop करके लिखोगे आगे. Further, the rate of increase in consumption the rate of increase in consumption is a little, आगे तुम बोलोगे, is a little less than the rate of increase in income. फुल स्टॉप कर दिए. वी कैन यूज द फॉलोइंग ये टर्म है बी. ठीक है, इसी को बोलेंगे MPC. कुछ नाम से कुछ चीज को डिनोट करते हैं ना, तो बी को बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसको बोला जाता है आप देखो समझो, जो ऊपर में टर्म्स यूज हुए ना, ये वाले टर्म्स, उसके बेस पे इसको समझो. जो आपने बोला वही लिख. ये जो ऐसे जो ट्रायंगल लिखा रहता है वो चेंज इन. तो देखो, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना. अभी ये मत लिखो, पहले इसको फुल फॉर्म, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे. यूज हम लोग यही वाला करेंगे, पर इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना मेरे को. रुको, पहले बताओ समझे. ये ना नाम है, माने नाम क्या बोलेंगे, सिंबल है. ये नाम है, ये फॉर्मूला है. जल्दी बोलो, ये फॉर्मूला है, माने ये आइडिया है, ये आइडिया का नाम है, ये आइडिया को सिंबलाइज किया गया है. हमको अल्टीमेटली ये यूज करना है पूरे आने वाले दिनों में. लेकिन हमको ये नहीं समझे बिना कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का. तो हम पूरा स्टोरी बना करके बोले मेरा इनकम 2 करोड़ था, हम फलाना किए डिकना किए, ऐसे करके फिर हम यहां पर तुमको समझाए. क्या आप मान गए ये वाला बात? थैंक यू. लिखो क्या लास्ट वर्ड क्या है. वी कैन यूज दी फॉलोइंग. नीचे लिखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फुल नेम. Marginal propensity to consume is the increment in consumption the increment in consumption. आगे तुम बोलो. Per unit. Good. Per unit of increment in income. Fantastic. Per unit of increment in income. कोई तुमको बोले ना MPC क्या है, तो उसको यही वाला बात बोलना. It is the increment in consumption per unit of increment in income. 1 से
रुको, तुमको बोलना है, दिमाग लगाना है। 1 से ये कम होगा, 0 से ये ज्यादा होगा। हाँ या ना? ये जो चीज है डेसिमल में आएगा, पहले तो मैं बता देता हूं। 0 से ज्यादा होगा। अरे जरूर एवरेज की बात होता है। इकोनॉमिक्स में तुम जरूरी चला, बाप रे बाप, स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई है सर। एक आदमी के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, वो आदमी पगलेट है। उसका इनकम बढ़ता है तो खाना कम कर देता, बोला और सेविंग कर लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? घर में झमेला हो जाएगा, तुम समझो बात को। मान लीजिए 99, मेरी शादी 99 में हुई। 99 से 2004 तक मेरा एक से इनकम था। तब मैं वाइफ को दार्जिलिंग ले जाता था, मान लो कश्मीर लेके चला गया, ऊटी लेकर के चला गया। अब मेरा इनकम बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब अगर मैं उसको बोलूंगा तुमको मैं दीघा लेके जा रहा हूं, अब समझ रहे हो, चलो हम तुमको क्या बोलते उसको, वैदिक विलेज ले जाते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झमेला हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। उनको भी तो दिखता है ना तेरा बैंक बैलेंस क्या है, क्या इनकम है, देन हो ना। और फिर तुम एक बार मान लो अगर इंडोनेशिया मलेशिया चले गए, अगली बार अगर तुमने बोला थाईलैंड जा रहा तो नहीं चलेगा, डिविडेंड की तरह बस तुम। और नॉट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है ना, तेरा इनकम बढ़ेगा तभी तो डिमांड है वहां पे, नहीं तो थोड़ी डिमांड है। चलो लिखो, तो जरूरी थोड़ी है बोलने से नहीं चलेगा, ये स्टैटिस्टिक्स है, जो होता है उसी को तो लिखना है ना। हमेशा एक्सेप्शंस हो ही सकता है, बट एक्सेप्शन के लिए पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई मास के लिए होता है। चलो बोलो क्या लिखे? हाँ लिख लिए। सो ये तुम लोग पहले लिख लिए कि अभी लिखोगे? पहले लिख लिए थे। मैं चाहूंगा काट दो वहां पे, अब लिखो। लिख दिए? Hence the entire function, hence the entire consumption function, ये फाइनल लाइन है, ये जो अब लिखेंगे वो फाइनल लाइन है। Hence the entire consumption function can be expressed as ये। कौन क्या है आराम से सोचिए, टाइम लीजिए, जब आपको लगे हाँ हम समझ गए हैं, खुद को समझना है तुम्हें। कंजम्पशन का फंक्शन है, इवन इफ इनकम इज 0, even if income is 0, will you consume something? That is A, autonomous consumption. Very nice. ये बच्ची आज पहली बार क्लास में आई है, but she is taking part. Good, बोल रही है। So even if your income is 0, इक्वेशन तो समझते हैं सर, ये सब चीज तो, even if your income is 0, you are consuming something and that is A, minimum consumption, autonomous consumption। कई तरह से लिखा जाता है। इस A को ना कई सारा बार ना C ऊपर में ऐसे करके लिखा जाता है। कोई भी चीज जो ऑटोनोमस होता है ना, तो C बार ऊपर में ऐसे करके भी लिखा, कंजम्पशन ऑटोनोमस, तो C बार करके भी लिखा जाएगा। हम A लिखेंगे बार बार, पर अगर कोई लिखे C बार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, B इज योर MPC, B is your MPC and Y is your national income या इनकम। तो अगर मैं ये इक्वेशन समझ में आया और आप मानते हो इसी तरह का फंक्शन होता है कंजम्पशन का, इसी तरह का फंक्शन होता है, तो अगर हम बोलें कि ये इंडिया का कंजम्पशन फंक्शन है, ये लिखना नहीं आपको, ये इंडिया का कंजम्पशन या ये सुदर्शन अग्रवाल का कंजम्पशन फंक्शन है, ये लैक्स में है।
C इज इक्वल टू 400 प्लस 0.6y, 4 से थोड़ा ज्यादा हो जाता, 40 कर दो, 4 करोड़ का कंजम्पशन दे बा, 40 लाख कर दो। C इज इक्वल टू 40 लाख प्लस 0.6y। अगर मैं तुमको बोलूंगा मेरे को डिफरेंट डिफरेंट y पे मेरा कंजम्पशन निकाल के दो, कर दोगे? अगर मैं y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 0, 100 यहां से ऐसे कर करके अगर बनाने बोला तो आप ये काम कर दोगे? तो तुरंत तुरंत करना, लिखना मत, तुरंत तुरंत करना। तो इफ y इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू, यही इक्वेशन रहेगा, यही इक्वेशन इसी का बनाना है। इफ y इज इक्वल टू 100, इफ y इज इक्वल टू 100, कैसे? हाँ 100, हाँ ठीक है, देख लिया मैंने, मुझे लगा कि बचाना कब चालू करेंगे, अब चालू करेंगे, नहीं समझे बात को। मारवाड़ी आदमी 0 से 100 लाख बना फिर भी बचाया नहीं। हम इक्वेशन पे ध्यान नहीं दिए बेटा, तुम तो कैलकुलेट करके बोला, तुम तो कैलकुलेट किया, मेरा तो दिमाग बोल रहा है, क्योंकि हम अपना मेरा अपना इक्वेशन दिए ना, तो अब तक तो हम बचा लेते। तो दैट मीन्स माई इक्वेशन इज नॉट 0.6y, इट मे बी 0.4y। चला ले प्लीज। if it is 200, it is 160, if it is 300 fast 220, if it is 400 280। क्या y और c का एक ग्राफ बन सकता है? एक्स एक्सिस में अगर y को रख दें, माने इनकम को रख दें, साला एक्स एक्सिस में y को रख दें, कैसा बोला, अजीब सा मास्टर है यार। अब समझ तो गए हैं कि y वहां पे y नहीं है, y एक्सिस नहीं है, इनकम है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में इनकम को रख दूं और y एक्सिस में कंजम्पशन को रख दूं, तो एक ग्राफ पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही तो है ना, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में है कि नहीं है? नाउ जस्ट टेल मी, ये स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? इसमें बना के दिखाना है। अगर 0 भी है तो 40 है ना, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। थैंक यू। तो ये सब जानते हैं आप लोग ना, दैट्स फैंटास्टिक। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्या यही वो 40 है? जल्दी ऊपर देख के बताओ, ऊपर मतलब कॉपी देख के बताओ, ये कौन है? थैंक यू, ये है ऑटोनोमस कंजम। इस डिटेल में पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? इस डिटेल में पढ़ाएं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप स्ट्रेस मत लेना, अपन सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अब तुम, मेरा रिक्वेस्ट है, खाली ये वाला एक ठो और एक तो 3 ठो टोटल अपन इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइनें ड्रॉ करेंगे, एंड देन इक्विलिब्रियम हम लोग समझ जाएंगे, देन हम लोग सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से आप एक कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करो। नहीं नहीं, इसी में डालना है, नहीं तो साला पढ़ाई नहीं होगा। गजब करते हो। क्या बोल रहे? पढ़ाई करना किसको है?
डन। पॉइंट नंबर बताओ कहां पर थे तुम। अच्छा, आगे पढ़ के पीछे वाले ग्राफ में डायग्राम घुसा रहे हो, टेंशन नहीं है ना, चलेगा ना। पॉइंट नंबर बताओ 6 लिखो। एग्रीगेट डिमांड, लिखो लिखो Keynes stated that aggregate demand consists of only two components. Aggregate demand consists of only two components. नीचे लिखो बुलेट बुलेट करके। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। डिमांड फॉर, बोलिए, कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। हम लोग घर में खाना पीना इसके लिए भी सामान खरीदते हैं और बिल्डिंग प्लांट ये सब भी खरीदते हैं। तो डिमांड को टोटल में ये तो बोल ही सकते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए डिमांड होता है दुनिया में, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड होता है। तो डिमांड के दो ही कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई डिमांड नहीं है, देन द टोटल डिमांड इज ओनली फॉर कंजम्पशन। बट आप जानते हो कि नहीं, इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज रिमेन देयर इन द वर्ल्ड। द वे सेविंग इज देयर, इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी देयर। से यस, से नो, हमेशा रहेगा इन्वेस्टमेंट का। कैपिटल एसेट का कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहेगा। लिखो क्या क्या लिखा, बोलो। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, और नीचे लिखा ना, सेकेंड बुलेट में लिखा ना, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। सो एडी इज इक्वल टू, ये बॉक्स बनेगा, बड़ा चीज है ये। AD is equal to C plus I। अग्री करते हैं अपने, किसको अग्री करते हैं? लिखो, इन शॉर्ट रन say we assume that I is constant. I is constant. So we can rewrite AD is equal to C plus I bar। अब आप इसी डायग्राम में वापस आओ, और उसके बाद हम आपको कभी डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे क्लास में। ये मेरी तरफ से लास्ट है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को C प्लस आई बार, सी का तो फंक्शन था ही तुम्हारे सामने, अभी तुम सी का तो ग्राफ ड्रॉ किया ही। अगर इसमें हम लोग आई को ऐड कर देते, और आई कांस्टेंट है, पैरेलल बोलो, सेम नहीं, क्या बोलेगा?
पैरेलल बोल रहे हैं तो अच्छा, सब लोग एकदम अच्छा से बोल रहे हैं, ठीक ही काम किया गया 11th 12th में, मैथ में भी था ये चीज नहीं, और इकोनॉमिक्स में भी था। आप लोग किस में पढ़े ये सब चीज? अच्छा, आप लोग तो ग्राफ तो उसमें भी तो पढ़े होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, ले ज्योमेट्री, हाँ मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में भी तो पढ़ते थे ये सब चीज। गुड, करो तुम लोग ड्रॉ, स्केल तो लाया नहीं होगा, हाथ से कर लो ड्रॉ। हो गया, बड़ा लेक्चर कंप्लीट होने को है। पैरेलल दिख रहा है मेरा कि मिल जाएगा, लग रहा है थोड़ा देर के बाद। टू पैरेलल लाइंस कांट मीट, लेकिन बोलते हैं एकदम डिस्टेंट होराइजन में जाकर के मिल जाता है। बोलते हैं लोग, पता नहीं, जो हम लोग के साइंस के टीचर थे फिजिक्स के, वो बोलते थे। छोड़िए, इधर देखिए, अपना कभी नहीं मिलेगा रे। हेलो, पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस हमेशा रहेगा दोनों के बीच में। किसने देखा साला इंफिनिटी? अब बताइए, ये लाइन और ये लाइन क्या चीज का है? ऐसे मत बोलना C प्लस है C प्लस आई, वो तो है ही। एग्रीगेट वर्ड को यूज करके पीछे पलट के देखिए, ये लाइन है एग्रीगेट सप्लाई का, ये लाइन है एग्रीगेट डिमांड का। और मेरा पहला लाइन क्या था? इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होता है वो बताइए। जब हम लिखे थे सबसे वो सर वही पढ़ा रहे थे क्या आप? ये तो अचानक पता चला कि क्या चल रहा है। जाइए, मेरा सबसे पहला लाइन देखिए, एट इक्विलिब्रियम, जहां पे मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड दिया। एट, ये एग्रीगेट सप्लाई का लाइन था, आपके सामने ड्रॉ किया, आपने ड्रॉ किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, ये आपने सब कुछ आपने ड्रॉ किया। केन्स ने ड्रॉ कराया मेरे से, हमने ड्रॉ कराया तुमसे। यस और नो? तो कहां पे एग्रीगेट डिमांड लाइन एग्रीगेट सप्लाई लाइन को मीट करता है? जल्दी बोलिए। हाँ, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो इसको अगर मुझे कोई नाम देना हो तो इक्विलिब्रियम, तो मैं ई नाम दे दूं इक्विलिब्रियम को। ई से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? अब आपको बताना है, एट इक्विलिब्रियम हाउ मच इज माई इनकम? एट, बहुत बढ़िया, सब आता आप लोगों को। देखिए, ये हुआ ना स्मार्टनेस। बच्चा बोलता है ऐसे, हम समझ गए वो क्या बोल रहा है, आई गॉट इट। ये भी, ये नहीं बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे सब इशारा में बात है। दुनिया पूरा ऐसे ही चलने लग गया है। हाँ, एकदम सही बोल रहा, हम खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं पढ़ा करके तुम लोगों को इस तरीके से। थोड़ा सा लगता है कि हाँ जस्टिस कर पा रहे हैं कोई चीज को पढ़ा करके, नहीं समझे? नहीं तो बोलते यहां पे देख लो ये इक्विलिब्रियम है, चलो फॉर्मूला लिखो, वो फील नहीं आता। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज y0 या YO? जीरो बोलो। हाँ, नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम। तो यही हमको बताना था कि अगर ग्राफ का भी 5-6 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो इतने कमजोर भी हम लोग नहीं है कि नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। कम से कम 2 सेक्टर मॉडल तो कर ही पाएंगे। 3-4 सेक्टर में मान लो परेशानी है, 2 सेक्टर मॉडल इज पॉसिबल। 3-4 वाले में ना हम खाली वो बुक से ही दिखा देंगे। ओके, सो नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ूं। ये मान गए आप? ड्रॉ करके नीचे में लिखो
कहां अपना कौन सा लिखना चल रहा था पैरा में? एग्रीगेट डिमांड। तो अब नीचे लिखो स्टार लगाओ, स्टार। द पॉइंट एट विच, बच्चों ये ना एएस और एडी भी लिख दो, तो यहां पे लिख दियो, द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एएस एंड लाइन ऑफ एडी the line of AS and line of AD meets is called the equilibrium point. ग्राफ कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए फाइनल वेक्टर स्टार लगा के छोड़ दिए। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट at this equilibrium point y0, ये बोलना है क्या है, is the national income। सो y0 का एक फुल नेम बोलो, नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम। कितने क्वेश्चन बनेंगे अभी देखिएगा, आज ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। खाली एक बार वापस जाइए, भूल गए होंगे मेरे को पूरा भरोसा है। बी क्या था सर? बी MPC था। हाँ, बी MPC था। मान लो 0.6 ना, मान लो 0.6 MPC है। MPS कितना होगा? थैंक यू, बोल पाते हो, वेरी नाइस। अगर MPC 0.6 है तो MPS 0.4 होगा। नीचे लिख लो, पॉइंट नंबर नया बनेगा नोट 7। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा प्लीज, ऊपर ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कोई नोट नंबर नहीं है, वो किसी के साथ हम घुसेड़े हैं मेरा पढ़ाने का स्टाइल के अंदर। आप ज्ञान मत लगाना सर उसका नोट कहाँ है, उसका नोट है आपके पास, ठीक है। पैरा खाली नंबर नहीं है उसके साथ। क्या लिखा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डैश करके लिखो, इट इज increment in saving per unit of increment in income। per unit of increment in income फॉर्मूला में, और वो वाला तुम लोग जो किए थे। डेल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल। हम भी तो साइंस पढ़े हुए हैं, डेल बोल के तो कभी नहीं रुकते थे। हाँ, डेल्टा कोई शॉर्ट किया हम समझ गए, पर कभी डेल नहीं बोला मेरा टीचर लोग। हम लोग तो टीचर से ही सीखे रहे, वो तुम भी टीचर से सीखा। डेल बोल के कोई नहीं रुकता है। आज हम पहला बार लाइफ में डेल बोल के रुका हुआ। देखिए क्या क्या चीज होता है 25 साल आपका लाइफ में, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन एंड बहुत चीज सीखने का है। गुड। और दोनों जन डेल डेल बोला, इसका मतलब बंगाल में ये चलन है कि इसको डेल बोलना है साइंस की क्लासेस में।
नहीं समझे, हमारे यहां पे साइंस की क्लासेस में इट इज डेल्टा। ये पूरा अग्रीमेंट पे हैं आप लोग। अब नीचे लिखो let us see the following derivation. साथ साथ कॉपी करते जाओगे। हाँ, कहीं पे भी ऑब्जेक्शन होगा रेज कर लेना ऑब्जेक्शन को। कभी हम ऑब्जेक्शन ओवर रूल नहीं करेंगे, सस्टेन कराएंगे। ठीक है सर, ये जरूरी है अभी जो लिख रहे हैं? नो, आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं जरूरी नहीं है, पर देखोगे अच्छा फील होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखा जा सकता है। c को y के फंक्शन के हिसाब से लिख कर बताओ। लिखो y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस आई। बी वाई को उधर ले आओ। बोलना है कैन वी डू दिस? मानते हो इसको? थोड़ी देर के बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, आज तो नहीं आएगा, कल की क्लास में आएगा, एंड दैट विल बी दिस 1/1 माइनस बी। अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी आप इसको डिराइव किया हुआ मान सकते हो। गुड। ए क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अरे एक ही बात है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो। तो ए प्लस आई और इंटू 1 माइनस बी इज योर नेशनल इनकम। शॉर्टकट फॉर्मूला। सर हम लोग तो ऐसे निकाल लेंगे ना यार, हम लोग को तो आप जैसे भी दीजिए ना, इसी से तो आप निकालें, इसी से तो डिराइव कर करके निकालें। हम लोग आप जैसे भी देंगे हम लोग आंसर निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप इसको एक्सेप्ट तो करते ही हो। थोड़ा आगे बढ़ाओ। सर ये हो क्या रहा है ये बता दो आप। वाई द हेल आर यू डूइंग दिस?
कुछ भी मैंने गलत किया? जल्दी बोलिए। वो बच्ची पहले ही बोल दिया अभी वाई का वैल्यू बिठाएगा आदमी। जैसे मैं लिखना चालू किया, दैट मीन्स इस तरह का पाप आप देखे हैं अपने लाइफ में, इस तरह का कर्म कांड आपने देखा हुआ है, तभी तो आप गेस किए ना अभी ये करेंगे जरूर, ये आदमी करने वाला है। सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सर ये क्या है? कुछ नहीं, दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकट्स टू यूज इन द क्वेश्चंस। अगर आप इस शॉर्टकट में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप शॉर्टकट यूज कीजिए, नहीं तो आपको तो प्रोसेस तो मालूम ही है भाई, सब कुछ निकला तो यहीं से ही है। हम लोग सबको अलग अलग तो जानते ही हैं, और हम ही लोग तो निकाले ना यार इसको भी। यू गॉट इट? तो ये हम लोग कुछ यूज करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस 1/1 - b को मल्टीप्लायर बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में आएगा। ये एक डेरिवेशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके रखोगे बस। ये एक बॉक्स कर दो और ये नीचे वाले को एक बॉक्स बना दो। एक नेशनल इनकम का फॉर्मूला है और एक कंजम्पशन का फॉर्मूला है। देखिए इस कंजम्पशन के फॉर्मूला में इनकम नहीं है और इस इनकम के फॉर्मूला में कंजम्पशन नहीं है। हटाने का फंडा बोलते हैं इसको, रिमूवल, कि कोई चीज को कैसे रिमूव किया जाता है। इवन व्हेन वी नो दैट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई। ये सब सीखे हो ये सब चीज ना। तो इस वाई में सी नहीं है, इस सी में वाई नहीं है। ओके, तो ये दिखाने का मन था, दिखाया। मेरे बुक में भी है, थोड़ा सा एरर है बुक में, हाँ उसको सुधार दो। तो अभी ये देखिए यहां पे एरर है। ये पूरा काट के डायरेक्टली ये वाला लिख दो, पेज नंबर 25। ये आपके कॉपी में देखो है क्या? जो पहला वाला बॉक्स बनवाए हैं वो यही वाला है, ठीक है। दूसरे में यहां पे भी एक एरर है, देखो तो क्या एरर है? C = A = BY लिख दिया गया है। वो टाइपिंग एरर है बेटा, वो सुधर जाएगा। पहली बार बनाया ना बुक, तो मैंने आपको बोला बहुत कुछ सुधारना है हमको, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। बाकी सब ठीक है, खाली A + BY में ही तो एरर है। देखो C = A + BY कर दिए ठीक। तो ये जो दोनों इक्वेशन आपने देखा, इस y के फंक्शन में C नहीं है, इस C के फंक्शन में y नहीं है। माने बिना y के भी C निकल सकता है, बिना C के भी y निकल सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, आपको मेहनत करना है। ओके, अभी कुछ सम्स बनाएंगे। बिफोर दैट एक चीज और बोलना है। अगर मेरा कंजम्पशन है 400 और इनकम है 500, (400/500) को क्या बुक में ही काम हो जाएगा ये वाला। 400/500 को क्या बोलोगे? चेंज नहीं, डायरेक्ट है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नहीं समझे बात को? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। तो कई बार ना APC भी निकालने बोलता है, फाइंड APC। तो स्ट्रेस लेने का बात नहीं, हम कॉपी में नहीं लिखाएंगे घटिया सा चीज। हम बात कर लिए, मेरे बुक में पेज नंबर 23 में जाओ, 21 में जाओ। पहले D को देखो, देखा क्या लिखा हुआ है? APC का फॉर्मूला कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम, C डिवाइडेड बाई Y। Y और I एक ही बात है, Y इनकम, Y इनकम। नीचे वाला टेबल देखो,
सब इफ करके है। हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा निकाला गया है। हाँ, इफ इनकम इज 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन इज 50, 120, 200, 275, 350, 425। सेविंग अकॉर्डिंगली माइनस करके निकाल दिया गया। बोलो सेविंग इज डैश माइनस डैश, बुक में लिख लो तो सेविंग इज डैश माइनस डैश, वाई माइनस सी, उस चार्ट में लिख लो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। समझे कौन सा चार्ट में? यहां पर आप लोग ये खोल के रखे हो ना बेटा अभी। एपीसी देख लो, सी बाई वाई, सी बाई वाई, जा लाइन चला गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा देख लूं पंचू को फोन करके। पंचू एक बार देख रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? 2-3 मिनट तो ये 2-3 मिनट बोल देता हूं। बेल बजा, बेल जाएगा सब कुछ। ये ठीक है। अब एमपीसी कैसे निकालना पड़ेगा बताओ? एमपीसी चेंज इन दी कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन दी इनकम, है ना? चेंज इन दी कंजम्पशन बाई चेंज इन दी इनकम। यहां पे वो एमपीसी निकाल के रखा है। जानबूझ के केन्स ने बोला एमपीसी को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं सो दैट हम इक्वेशन बना सकें। ओके, सो इस तरह का चार्ट देकर के अगला एमपीसी एपीसी निकालने बोले, हम लोग इस तरह का सोल्यूशन कर सकते हैं। बिकॉज इन सब चीजों का भी सम आता है। सो कोई चीज को अपन लाइटली नहीं ले सकते। अच्छा, 23 का जी देखो, क्या है? एपीएस समझ में आता है? नॉर्मल है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नॉर्मल है ये। तो एक बार के लिए ना डिस्कशन को यहां पर रोकते हैं। जस्ट लेट मी सी वेदर द रिकॉर्डिंग इज गेटिंग डन और नॉट, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा उठ के ना मेरा रूम में जाकर के मेरा मोबाइल लाना, या तुम छोड़ दे मैं लेके आता हूं। जस्ट वेट। फ्राइडे सैटरडे है ना, इकोनॉमिक्स दोनों कंटिन्यूअस रहे तो बेटर है।